नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें एक गलती की वजह से परिवार के 2 सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी कहानी जानते हैं और बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी एक ऐसे गाँव की जहाँ पर महेंद्र नाम का एक इंसान रहता था और वो बहुत ही गरीब था और उनकी फैमिली में और कोई नहीं था। फ़िलहाल उनकी पत्नी थी और वो थे। दोनों किसानी करते थे और अपना पेट पालते थे। इनके माँ और बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से इनको इस परिस्थिति में रहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई भी नहीं की थी। इसी वजह से अब ये मेहनत तो बहुत करते थे और कोशिश यही करते थे कि अच्छे से अच्छा कमा सकूं। फाइनली महेंद्र की मेहनत रंग लाती है और इस साल फसल इतनी अच्छी हुई थी कि पैसे उसने बहुत कमा लिए। फसल बेच करके उसने जो पैसे कमाए थे उससे उसने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोली जाए। इधर इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और कुछ दिनों बाद उसके जुड़वा बच्चे हुए। एक लड़का था और एक लड़की थी। इनके घर में अब खुशियाँ आने लगी थी। महेंद्र बहुत खुश था कि इन्होंने जो एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली थी जो कि अब चल पड़ी थी। अब खुशियाँ चारों तरफ से आ रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों बच्चे भी स्वस्थ थे और बहुत ही सुंदर थे। अब गांव वाले ये चीज़ें देख रहे थे कि इन्होंने इतनी जल्दी तरक्की की, लेकिन तारीफ भी करते थे कि महेंद्र बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। वो दिन रात एक करके अपनी दुकान में बस काम में लगा रहता था और सोचता था कि कितनी जल्दी और पैसे कमा लूँ ताकि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ और बहुत अच्छे से अपना घर चला सकूँ। ऐसा ही हुआ, भगवान ने उनकी सुनी और दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी थी। उनका रहन सहन बहुत अच्छा हो गया था। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे, स्कूल जाने लगे थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। और एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब दूसरी दुकान खोलते हैं। उसी के बगल में एक जगह देखकर उन्होंने दूसरी दुकान भी खोल ली और उस दुकान में अपने एक मित्र को बैठाल दिया था और वो उस दुकान को देखता था। सब कुछ ठीक था और अब पैसे डबल आने लगे थे। बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए थे, 9th-10th में थे और जो इनका बेटा था उसका नाम था राजेश। राजेश पढ़ने में तो ठीक ठाक ही था, लेकिन ना ही वो भगवान को मानता था, ना ही कोई पूजा पाठ करता था और उसके अंदर घमंड तो इतना ज़्यादा था क्योंकि जो पैसा का पापा कमाते थे वो सिर्फ खर्च करता था अपने दोस्तों के ऊपर। उसके इस व्यवहार की वजह से उसके दोस्त ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन इसी वजह से वो पैसे बहुत खर्च करता था अपने दोस्तों के लिए ताकि उसके दोस्त उसके पास रहें। तो वो दोस्त भी मतलब के दोस्त थे, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते थे। सिर्फ पैसे की वजह से राजेश के वो दोस्त थे। इनके पिताजी उसे बहुत समझाते थे कि बेटा पूजा करो, पाठ करो, पढ़ाई मन से करो, पर उसके समझ में कुछ भी नहीं आता था। और महेंद्र जी पूजा पाठ बहुत करते थे, उनकी वाइफ भी बहुत करती थी, यहाँ तक कि उनकी जो छोटी बहन थी वो भी बहुत करती थी। दोनों जुड़वा थे, लेकिन कितना फ़र्क था दोनों में ये साफ दिखाई देता था। एक दिन महेंद्र शाम के वक्त कोचिंग गया था, ट्यूशन साइकिल से जाता था। उनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, क्योंकि इनका गांव बहुत ज़्यादा आउटर में था। इसीलिए इनके पापा की दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी इलेक्ट्रॉनिक की। शहर से वो माल लाते थे और गाँव में सेल करते थे, तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। महेंद्र भी कोचिंग रोज़ जाता था और रोज़ शाम को वही 7 बजे तक वापस आ जाता था। आज जब वो निकला था 5 बजे घर से, पर आज वो घर नहीं आया था। राजेश ने बताया कि वो जब ट्यूशन से लौट रहा था तो रास्ते में उसकी साइकिल ख़राब हो गई। साथ में उसके 3 दोस्त और थे, 4 लोग थे। अब साइकिल पंचर हो गई थी, इस वजह से वो पैदल चल रहे थे। अंधेरा हो गया था क्योंकि सर्दी का मौसम था तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। वो पैदल पैदल चल रहे थे, तभी राजेश देखता है एक पेड़ के नीचे एक मटका रखा है। मटका बहुत ज़्यादा चमक रहा था, इसलिए राजेश ने कहा कि आखिर ये अचानक से मटका यहाँ कैसे आ गया।
तो उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, उसको छूना नहीं, उधर जाना भी नहीं, क्योंकि हो ना हो ये किसी ने टोटका रखा है। राजेश कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, देखो अभी मैं छूकर दिखाता हूँ। वो लोग बहुत मना करते हैं लेकिन राजेश किसी की नहीं सुनता है। वो जाता है उस पेड़ के नीचे और उस मटके को खोल करके देखता है। उसके अंदर कुछ सामान था, उसे निकाल कर फेंक देता है और उसमें लड्डू थे 2। वो लड्डू निकाल कर खा लेता है। उसके दोस्त तो देखते रह जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है। मटके को लात मार करके तोड़ देता है और कहता है कि जो भी भूत प्रेत आत्माएं यहाँ पर हैं वो मेरे सामने आए। पर काफ़ी देर बाद जब कुछ नहीं होता है तो वो कहता है चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये लोग अपने अपने घर पहुँच गए थे और जब ये अपने घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। राजेश की तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ, आज साइकिल ख़राब हो गई थी और इस वजह से मुझे पैदल आना पड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ ने कहा ठीक है, अच्छा आराम करो। वैसे भी रात हो गई थी तो खाना वाना खा करके वो सोने चला गया। रात में लगभग 12:30 बजे उसको उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी। तो माँ ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, तो उसको दवाई देती हैं, लेकिन दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा था और बुखार भी बहुत तेज़ था। उधर उनके पापा आज दुकान से घर नहीं आए थे तो माँ तुरंत फ़ोन करती है और पूछती है कि बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है, आप कहाँ हो? तो वो कहते हैं कि हमारी दूसरी दुकान में आग लग गई है और सभी गांव के लोग मदद करने के लिए आए हैं। अब इनकी माँ तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि दुकान में आग लग गई है और इधर बेटे की तबीयत ख़राब है, वो उधर जाए या इधर देखे। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फाइनली इनके पिताजी 3-4 बजे तक घर आते हैं और बताते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, हमारी दुकान का सारा माल जल गया है, अब हम क्या करेंगे? इधर बेटे की तबीयत ठीक नहीं। तो अब ये लोग परेशान थे, पूरी रात गुजर जाती है और ये लोग कुछ मतलब कर भी नहीं पाते क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं था। दूसरे दिन सुबह ही ये राजेश को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो बुखार की दवाई नॉर्मली दे देते हैं। अब ये घर आते हैं। इधर इनके पिताजी को इतना ज़्यादा सदमा लगा था कि उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। अब वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाते थे, घर पे ही रहते थे, ज़्यादातर पड़े रहते थे और उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब रहने लगी कि 8 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर उनकी मौत कैसे हो जाती है। अब राजेश की हालत तो ये थी कि वो बेड से उठ नहीं पाता था, चुपचाप बस लेटा रहता था, देखता रहता था क्या हो रहा है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन वो घर के बाहर बैठा था, उनकी माँ घर में काम कर रही थी और रो रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे। सब कुछ हो चुका था, क्रियाकर्म सब हो गया था। उनके बेटे को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, कुछ ना ही समझ सकता था, वो ना बोल पाता था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो वही सोच करके वो रो रही थी। तभी अचानक से उसने देखा कि इनका जो बेटा है बाहर चबूतरे के ऊपर बैठा था। एक कुत्ता आता है, वो जब भौंकने लगा तो इनका बेटा कुत्ते की तरह 4 पैरों पर चलकर आ रहा था बहुत तेजी से। ये देख करके एकदम से चौंक जाती हैं कि आखिर ये 4 पैरों पे क्यों चल के आ रहा है, इसे भाग के आना चाहिए था तो पैरों से चलकर आता, दोनों हाथ दोनों पैरों से कैसे चल के आ रहा है। ये देख करके एकदम से ये उठकर खड़ी हो जाती हैं, पोछा लगा रही थी। अब ये कुछ बोलती नहीं है, वो जा करके अपने कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। ये दूर से देख रही थी उसकी जो हालत थी। ये तुरंत जाती हैं गांव के मंदिर में, पंडित जी से पूरी बात बताती हैं। पंडित जी कहते हैं ठीक है, हम दूसरे दिन सुबह आएंगे, क्योंकि अभी कुछ काम से बाहर गए थे वो। तो अब ये बस इंतज़ार कर रही थी कि इनकी बेटी स्कूल गई थी, स्कूल से आ जाए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तभी खबर आती है, गांव का एक आदमी आता है और वो बताता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, आनन फानन में ये हॉस्पिटल जाती हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बड़ी गाड़ी से, क्योंकि वो भी साइकिल से ही आती थी और उसकी मौत हो गई। अब घर में 2-2 मौतें हो गई थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। अच्छा खासा घर था, अच्छी खासी कमाई थी, पर अचानक से ऐसा ये सब क्यों हो गया। अब ये इंतज़ार करती हैं कि पंडित जी आएंगे तो वही बताएंगे। तब तक वो अपनी बेटी को घर लाती हैं, उसका क्रियाकर्म सब करवाती हैं, गांव के लोग बहुत मदद करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह पंडित जी आते हैं। जब पंडित जी आते हैं तो घर में घुसते ही वो बता देते हैं कि तुम्हारे घर में कई प्रेत हैं जो कि अपना घर बना चुके हैं।
ये कोई और नहीं तुम्हारा बेटा ही लेकर आया है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब इनकी माँ को भरोसा नहीं होता है, वो कहती हैं कि नहीं, मेरा बेटा नास्तिक जरूर है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो पंडित जी ने बताया कि अपने बेटे से पूछो कि जब अंतिम दिन वो अपने कोचिंग गया था, वहाँ से लौटते समय इसने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये प्रेत इस घर तक आ पहुँचे हैं, क्योंकि ये प्रेत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं जिसे मैं घर से बाहर नहीं कर सकता हूँ। और अगर वो 8 दिन और इस घर में रहे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप दोनों भी जिंदा बचोगे। अब इनकी माँ और भी डर जाती हैं कि मेरा एक ही बेटा बचा है और अब मैं कुछ भी करके अपने घर को, अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। पंडित जी से कहती हैं आप जो भी करो लेकिन जल्दी करो, हमें बचा लो। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, एक तांत्रिक है, मैं उनसे बात करता हूँ। पंडित जी तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक आते हैं और उनके बेटे को जब देखते हैं तो कहते हैं कि प्रेत ने इसके शरीर पर कब्जा किया है, इसी के माध्यम से इस घर में ये सब कुछ हो रहा है। उसकी पूजा की जाती है। तांत्रिक 3 दिन लगाते हैं, 3 दिन लगातार उनके घर में चौकी लगती है। उसके बाद जा कर के वो तांत्रिक उन प्रेतों को बांध करके ले जाता है और कहता है कि दोबारा अपने बेटे को उस रास्ते पर मत भेजना, क्योंकि उस रास्ते पर अब इसके लिए खतरा है। वो ताबीज़ भी देते हैं बनाकर। तो वो राजेश को पहना दिया जाता है। राजेश अब ठीक तो हो गया था लेकिन फिर भी अब वो बहुत शांत रहता था और पहले की तरह ना ही उसके अंदर अब वो चंचलता रह गई थी, ना ही पढ़ने में मन लगता था, लेकिन हाँ सारा काम करता था। अपने पापा की दुकान उसने संभाल ली, अब दुकान में बैठता है और अच्छे से काम भी करता है, लेकिन ज़्यादा किसी से अब बातचीत नहीं करता है। उनकी माँ इसी में खुश है कि कम से कम मेरा बेटा अब ठीक है और वो उसी के सहारे जी लेंगी। अब उनके हस्बैंड और उनकी बेटी तो नहीं रही, लेकिन बेटा ही एकमात्र सहारा था। अब दोनों की ज़िंदगी पटरी पर आ गई है, सही से चलने लगी। लेकिन 2 लोगों को खोने के बाद ज़िंदगी कैसी होती है ये उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमारा इंस्टा का लिंक है, उस पर जा करके आप कहानी अपनी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।